चाहे देश हो या राज्य, लोग तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य एक दूसरे पर आरोप लगाकर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली पानी जैसी तमाम समस्याएं हैं, लेकिन इस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी और राजेंद्र नगर उपचुनाव प्रभारी दुर्गेश पाठक जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। शुरुआत आपसे करेंगे। राजेंद्र नगर की आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी बदौलत आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती राजेंद्र नगर उपचुनाव सीट से दे सकते हैं? देखिए, पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ जीती है चुनाव। और सच तो यह है कि आप कभी यहाँ 2015 से पहले आते तो काफ़ी बुरा हाल था। उससे पहले कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है यहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के अंदर हुआ है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने की बात हो, तो लोग काफ़ी खुश हैं अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से। और वो लोग चाहते हैं कि भाई सरकार के काम कंटिन्यू रहें। सरकार के काम कंटिन्यू तभी रह पाएंगे जब उनका विधायक होगा। तो ऐसे में सबका एक मन बना हुआ है कि भाई जो सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, पूरी दिल्ली को जो फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा लगातार राजेंद्र नगर को मिलते रहे। बहुत सारी अभी चुनौतियां हैं यहाँ पे। बहुत कई इलाकों में अभी भी पानी पहुँचाना है, कई जगहों पे पानी की सप्लाई को और बेहतर करना है, कई जगहों पे सीवर के कनेक्शन लगातार लग रहे हैं, उस काम को यहाँ पे कंप्लीट करवाना है। तो ऐसे बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट एसोसिएशंस काफ़ी बड़ी हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी यहाँ पे हैं। तो उन सब के साथ बैठ के एक होलिस्टिक प्लान बना के कैसे इसको और बेहतर कर सकें, जिससे हमारी जो मार्केट है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकें। तो चुनौतियाँ भी हैं, लेकिन अच्छी चीज़ है कि लोगों का भरोसा है सरकार के ऊपर और लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार के फ़ायदे हैं वो इस विधानसभा में कंटिन्यू रहें, लगातार चलते रहें। यदि आप जीत कर आ जाते हैं तो वो कौन कौन से काम आपकी प्राथमिकताओं में होंगे जो आप आने के बाद करेंगे? देखिए, यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ है कि लोग बहुत अवेयर हैं अपने कामों को, अपने चीज़ों को लेकर। तो सबसे मेन चीज़ है कि लोगों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। कॉलोनी वाइज लोकल लोगों के साथ बैठ के और उनके इश्यूज़ हमने आइडेंटिफाई किए हैं। कॉलोनी वाइज इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए हैं। किसी कॉलोनी में जैसे पार्क का इशू है, किसी कॉलोनी में पानी का इशू है, किसी कॉलोनी में कुछ और इश्यूज़ हैं। उन सारे इश्यूज़ पे हम एग्रेसिवली काम करेंगे और साथ ही साथ लोगों के साथ बैठ के एक पूरा विज़न भी बनाएंगे कैसे और बेहतर काम किए जा सकते हैं। देखा जाए तो अगर चुनौतियों की बात करें, आपको जिम्मेदारी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है, अगर राजेंद्र नगर सीट की हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, सुधार तो हर चीज़ में ही लगत होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं लोगों में घूम रहा हूँ, जितना मैं लोगों में कर रहा हूँ, जो काम चल रहे हैं, जैसे पानी के ऊपर बहुत शानदार प्लान बना हुआ है। लगभग हर गली में पाइपलाइन पड़ रही है। पाइपलाइन के साथ-साथ पानी लगातार सप्लाई बना रहे, इसकी पूरी कोशिश है। सीवर कनेक्शंस लगातार बन रहे हैं, सीवर की लाइनें पड़ रही हैं। जहाँ नहीं अभी बनी है, वहाँ पे भी पड़ने का पूरा प्रपोज़ल है। साथ ही साथ सड़कें बहुत सारी बनने का बहुत थोड़ी टूट गई हैं, तो उसको बहुत अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। जो सबसे मेन चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि लोग एमसीडी के कामों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साफ़-सफाई से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग इतने परेशान हैं कि आप पूछिए मत। आप इलाके में निकलेंगे, मैं कल आरडब्ल्यूएस के लोग के साथ बैठा था। लोग बता रहे थे कि दिल्ली सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और यहाँ कितना बेकार काम चल रहा है एमसीडी के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। नारायणा में एक अस्पताल बनाने का पूरा प्रपोज़ल है, उसको कंप्लीट कराएँगे। यहाँ पे 2 यूजीआर बनने का प्रपोज़ल है, उसको कंप्लीट कराएँगे। तो बहुत सारे काम हैं जो कराने की ज़रूरत है। आप एमसीडी की खामियों की बात कर रहे हैं कि साफ सफाई सही तरीके से एमसीडी की तरफ से नहीं किया जाता, लेकिन एमसीडी में जो लोग हैं वो भी आम आदमी पर ही आरोप लगाते हैं कि तनख्वाह तो टाइम पर मिलता नहीं है लोगों को। नहीं तो आपको क्या लगता है कि उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? नहीं, आम आदमी का काम, पार्टी का काम नहीं है कि एमसीडी के लोगों का तनख्वाह देने का। वो तो एमसीडी का काम है, ठीक है? सरकार पर आरोप। सरकार का काम है। सरकार का काम तो है नहीं, दिल्ली सरकार क्यों का काम नहीं है ना भाई। एमसीडी खुद अपना राजस्व इकट्ठा करती है। अभी 3 महीने पहले जब इलेक्शन टला तो पूरी बीजेपी ये कह रही थी कि अब तो एकीकरण हो गया, अब तो कोई समस्या नहीं, अब तो केंद्र पैसा देगा। अभी तक तो केंद्र ने 1 रुपये नहीं दिया। अभी तक 1 भी रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। कर्मचारियों को क्या फ़ायदा हुआ? कर्मचारी तो फिर से ठगे गए। अगर आज चुनाव होते, एक नई पार्टी आती, एक नई सरकार आती, वो अपना चीज़ों को कैटर करते हैं। इसके अलावा अगर बुलडोजर की बात करें
यूपी से बुलडोजर होता हुआ दिल्ली आ गया। आम आदमी पार्टी किस तरह से बुलडोजर को लेकर देखती है? देखिए, पहली चीज़ तो है कि हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं। किसी प्रकार का भी अगर कहीं पे भी अतिक्रमण है तो उसके ऊपर जो एक लीगल कार्रवाई बनती है वो बने। लेकिन इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि अतिक्रमण हुआ कैसे? अतिक्रमण रोकने का काम एमसीडी का है। पिछले 17 सालों से एमसीडी है, भारतीय जनता पार्टी की शासन में एमसीडी है यहाँ पे। जो भी अतिक्रमण हुए हैं इन्हीं के समय हुए हैं। इनके पार्षदों ने पैसे लिए, इनके मेयर्स ने पैसे लेके अतिक्रमण करवा दिया। अब अचानक उस अतिक्रमण को हटाने में लग गए। लगभग 63 लाख लोगों की लिस्ट बनाई है इन्होंने। जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं यहाँ पे, न्यू राजेंद्र नगर, यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे कॉलोनियों के अंदर लगभग 3.5 लाख घर आइडेंटिफाई किए हैं। किसी ने अपना छज्जा बाहर कर लिया है, किसी ने एक रूम फ्लोर ज़्यादा बढ़ा लिया है, किसी ने आगे का गेट लगा लिया है। तो इस तरह के लगभग 3.5 लाख घरों को आइडेंटिफाई किया है। साथ ही साथ जितनी झुग्गियाँ हैं, जितने अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जितने जे क्लस्टर्स हैं, उनको तोड़ने का पूरा इनका प्लान है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये ऐसा होता है तो पूरी दिल्ली के अंदर विध्वंस होगा। इसलिए हमारा मानना है कि आप अतिक्रमण को हटाएं, लेकिन अतिक्रमण सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए जिनके कारण अतिक्रमण हुआ, पहले तो आप उनको पनिश करिए, उन अधिकारियों को पनिश करिए, उन नेताओं को पनिश करिए। जो लोग बुलडोजर चलवा रहे हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बुलडोजर तो अतिक्रमण के खिलाफ है, तो ऐसे में बुलडोजर से इतना खौफ क्यों? नहीं, खौफ तो किसी को नहीं है, लेकिन आप जाके देखिए जहाँ जहाँ बुलडोजर चले हैं वहाँ क्या स्थिति है। किसी का घर तोड़ दिया, एक आदमी कह रहा है जी कागज़ सारे हैं, सारे कागज़ उन्होंने देखे नहीं, तोड़ दिए। उसने कहा जी नोटिस तो दे दो एक बार। भाई एक लीगल तो प्रोसीजर होगा, आप किसी को नोटिस देंगे, जस्टिफाई तो करेंगे कि भाई अतिक्रमण है तो तुम्हारा कैसे अतिक्रमण है। आप पूरी दिल्ली तो ऐसे तोड़ नहीं देंगे। आप कोई भी एक घर बता दीजिए जगह जिसमें अगर एमसीडी चाल है तो कुछ ना कुछ कमी तो निकाल ही लेंगे वो सारे के सारे। तो ऐसे में हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं? हम सिर्फ तोड़ फोड़ करना चाहते हैं? भाई 17 साल से आप थे, आपने तो सबसे पैसे कमा लिए। अब अचानक आपको पता है कि अब आप आओगे नहीं तो पैसे कमाने का एक सिस्टम बना लिया आपने। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये बुलडोजर की कार्रवाई क्यों हो रही है और क्या दिल्ली वालों के खिलाफ ये बड़ी साजिश है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की जो स्थिति है दिल्ली में वो बहुत ख़राब है। ठीक है, बीजेपी नफ़रत करती है एक तरीके से लोगों के। बीजेपी यहाँ पे चुनाव हारती है, बीजेपी विधानसभा का भी चुनाव हारी और उन्हें पता है कि एमसीडी भी वो चुनाव हार रहे हैं, तो वो लोगों से नफ़रत करते हैं और वो एक तरीके से डराना चाहते हैं लोगों को। इसके अलावा अगर आपकी बात करें तो पिछले 2 दिनों में आपने उपराज्यपाल को 2 चिट्ठियां लिखी हैं, मकसद क्या है? देखिए, हमने एक चिट्ठी उपराज्यपाल जी को लिखी और एक चिट्ठी हमने अश्विनी कुमार जी को लिखी, जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं इस समय एमसीडी के। उपराज्यपाल को जो चिट्ठी लिखने का प्रपोज़ल ये था क्योंकि हमने काफ़ी काम किया है यहाँ पे कि किस तरह से हर घर से कूड़ा टाइमली उठाया जाए और साथ ही साथ कूड़े का जो एक कूड़ा उठा के फिर आप उसका जो प्रोसेस करते हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया, हमारी टीम ने काफ़ी काम किया। तो हमने उनसे समय मांगा है कि अगर वो समय हमें देते हैं तो हम जाके वो सारी चीज़ें उनको प्रेजेंट करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको हम देंगे जिससे वो देख सकते हैं और उसमें अगर कोई उनको कोई अच्छी चीज़ लगती है तो उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, बिकॉज इस समय एमसीडी तो वही चला रहे हैं। दूसरा, हमने जो अश्विनी कुमार जी को लिखा था लेटर, क्योंकि अभी पता चला है कि एमसीडी फिर से, बीजेपी की एमसीडी फिर से हाउस टैक्स बढ़ाने जा रही है। कोविड के समय में लोगों के बिजनेस ख़राब हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं। ऐसे समय में आप हाउस टैक्स और बढ़ाओगे तो इससे दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान होगी। तो प्रपोज़ल हमने उनको ये दिया कि भाई आपका जो हाउस टैक्स ऑलरेडी टारगेटेड है, लगभग दिल्ली के अंदर लगभग 27.5 लाख के आसपास घर, उससे वो हाउस टैक्स लेते हैं। 4700 करोड़ रुपए बनते हैं उससे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि एमसीडी के अकाउंट में सिर्फ 1700 करोड़ जाते हैं। तो लगभग 3000 करोड़ जो है वो लीकेज होता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो बेटर ये है कि पहले हम उस लीकेज को ठीक कर ले, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर ले। अगर उस भ्रष्टाचार को आप ख़त्म कर लेते हैं तो हाउस टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या लगता है कि इस भ्रष्टाचार के पीछे है कौन? एमसीडी है, भारतीय जनता पार्टी है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है तो उन्हीं के ऊपर आरोप जाएंगे। तो भ्रष्टाचारी सामने आए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमने उनसे ये भी कहा है कि आप इसकी जांच कराइए, विजिलेंस की जांच कराइए, क्योंकि एमसीडी के विजिलेंस की डिपार्टमेंट ही उसकी जांच करेगा। सीआईडी जांच कराइए, सिटिंग जज से जांच कराइए, लेकिन उसकी जांच कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं, जांच में हम पूरा सहयोग भी करेंगे। हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी निकाले हैं
जो भी जांच एजेंसी, हम उसको भी पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा अगर राजेंद्र नगर सीट की बात करें, क्योंकि इस सीट से पहले राघव चड्ढा को यहाँ की जनता ने चुना था और ऐसे में आपके ऊपर बड़ी चुनौती है, तो क्या आपको लगता है कि राजेंद्र नगर की जनता की चुनौतियों पर आप खरे उतर पाएंगे? पूरी कोशिश रहेगी। यहाँ पे राघव जी ने बड़ा अच्छा काम किया, दिल्ली सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, तो हमारी कोशिश रहेगी और उनसे सीखेंगे भी। उनकी टीम उनके राघव जी से भी सीखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा को बहुत अच्छे से नर्चर किया, और उनका भी गाइडेंस लेंगे इसको ठीक करने में। इसके अलावा अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं दिल्ली सरकार की जिसको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, बहुत सारी काम किए हैं। पहला तो जो सबसे मेन चीज़ है कि लोगों को अपनी सरकार नज़र आती है। हम्म, लोगों को ये पता है कि ये सरकार ऐसी है जो जनता के लिए सरकार है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे स्कूल की बात है, चाहे बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने की बात हो, अनऑथराइज़ कॉलोनी, जे क्लस्टर और कॉलोनीज़ के अंदर जिस तरह से सड़कें बनी हैं, स्ट्रीट लाइट लगी है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वाईफ़ाई लगे हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं, जो कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे कामों के ऊपर जनता बहुत खुश है, और इन्हीं कामों के ऊपर हम बीच में जाएंगे जनता के बीच में। आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों में से एक मोहल्ला क्लिनिक भी था जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। देखिए, बीजेपी को ज़्यादा सीरियस मत लिया करिए आप। दिल्ली बीजेपी के नेता, दिल्ली उनके खुद उनकी पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती। जिस मोहल्ला क्लिनिक को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर यूएनओ ने आतिशी जी को बुलाया। उस एजुकेशन पॉलिसी को जिसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए यूएनओ ने बोला कि आप आइए, स्वीडन ने बुलाया कि आप इसके ऊपर प्रेजेंटेशन दीजिए। जिस मोहल्ला क्लिनिक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कोफ़ी अन्नान साहब अपनी पूरी टीम के साथ, उसमें कई सारे राष्ट्राध्यक्ष थे, कई सारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोग आए इस मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए। तो बीजेपी तो कुछ ना कुछ कहती रहती है, बीजेपी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। सच्चाई तो यह है कि मोहल्ला क्लिनिक से लोग बहुत खुश हैं। लोगों का इलाज हो जा रहा है, उनके घर के बगल में इलाज हो जा रहा है, फ्री में इलाज हो रहा है, किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं आ रही है, उनके छोटे-मोटे जो इश्यूज़ हैं वहीं सॉल्व हो जा रहे हैं, तो लोग बहुत खुश हैं। अगर देखा जाए तो दिल्ली बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रही है, उनके इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो पहले भी कहा हूँ कि बीजेपी की दिल्ली टीम को आप बहुत सीरियसली मत लिया करिए। इनको कुछ नहीं पता ये क्या करते हैं। बस इनको लगता है कि हाँ यार, कुछ तो करना है, तो फिर कुछ शुरू कर देते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था आदेश गुप्ता जी का। आदेश गुप्ता जी ने पूछा कि केजरीवाल सरकार से खुश हो? तो उसने कहा हाँ जी, खुश हैं। तो बोले बिजली आती है? बोले आती है। बोले बिजली का बिल आता है? बोले नहीं आती है। बोले पानी आता है? बोला आता है। तो बोले फिर तुम खुश हो इसका मतलब केजरीवाल सरकार से? बोला हाँ जी, खुश हैं। तो ये उनका पोल खुद ही खोलते चले जा रहे हैं, जनता उनको सीरियसली नहीं लेती। इसके अलावा अगर वर्तमान की बात करें, गर्मी का मौसम है, पानी की किल्लत हर जगह है, तो इसको लेकर आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं ताकि लोगों को इस समस्या से निजात देखिए, मिल इसका सके? एक लॉन्ग टर्म प्लान है और एक शॉर्ट टर्म प्लान है। सच्चाई तो ये है कि जब से हरियाणा से पानी का सप्लाई कम हुई है, दिल्ली में पानी की दिक्कत तो है। इसमें मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दिल्ली सरकार बहुत सारी यूजीआर्स बना रही है, बहुत सारे एसटीपीपी बना रही है, जहाँ पे जाके वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पानी की समस्या को ठीक किया जाए। हमारे सौरभ भारद्वाज जी, हमारे सत्येंद्र जैन साहब, ये सारे लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से पानी की समस्या को ठीक किया जाए। सीएम साहब लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली। क्योंकि आप लोगों पर ये भी आरोप लगातार लगते रहते हैं कि सत्ता में आने से पहले चुनावी वायदे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो उसको पूरा नहीं करते। कौन सा वादा नहीं किया? कोई वादा बताइए जो हमने पूरा नहीं किया। ये आरोप बीजेपी का है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से बीजेपी से, कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया? कोई वादा ही नहीं है। हमने तो ज़्यादा कर दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि हमने महिलाओं के लिए बस फ्री करेंगे, हमने कर दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम लोगों को तीर्थ यात्रा पर लेके जाएंगे, हमने कभी चुनावी वादा हमने किया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे बिजली का बिल। हम बिजली का आधा कहा था, लेकिन हमने कर दिया। तो केजरीवाल सरकार तो यह कि जो वादा करती है उससे ज़्यादा करके दिखाती है। क्योंकि यमुना सफाई की अगर बात करें, यमुना सफाई पोल्यूशन पे की हमने बात करें, यमुना सफाई पे हमारा कमिटमेंट है। हम अगले चुनाव में उससे पहले अगर यमुना साफ़ करेंगे तभी आप हमें वोट दीजिएगा। हमारी कमिटमेंट है। तो क्या आपको लगता है कि जिस सीट से आप उम्मीदवार हो सकते हैं, उस सीट से जनता आप पर ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते यहाँ की जनता आप पर भरोसा करेगी? देखिए, लोग आम आदमी पार्टी के काम से बहुत खुश हैं। लोग हमारे कार्यकर्ताओं से बहुत खुश हैं। लोग हमारे
सरकार से बहुत खुश हैं, लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से खुश हैं। हम्म। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितना मैं घूमता हूँ, जितना लोगों में कहता हूँ, लोग यही कहते हैं जी कि हमें केजरीवाल सरकार से बहुत खुशी मिल रही है और हम उन सारे कामों को कंटिन्यू रखना चाहेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए दिल्ली की बात करें, आप सब सफाई को लेकर आप चिट्ठियां भी लिख चुके हैं और जिस तरीके के हालात अभी भी बने हुए हैं, आप लोग भी लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी सवाल कर रही है। जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली एमसीडी गंभीरता से इन मसलों को ले नहीं रही है? मुझे लगता क्योंकि है लंबे समय से बीजेपी ही दिल्ली एमसीडी में काबिज है। देखिए, दिल्ली एमसीडी पूरी तरह से सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन चुका है। हम्म। आज सोचिए, खुद केंद्र सरकार का सर्वे जो कि मोदी जी को सर्वे करते हैं, उस सर्वे में भी सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी 37 शहरों में 45वें स्थान पे है। मतलब इतना बुरा हाल है दिल्ली का। इसके लिए सीधे-सीधे वो ज़िम्मेदार हैं और इसीलिए ये बदलाव का चुनाव था। लोग इस पूरे चुनाव में बदलने वाले थे इनको, ये डर गए, ये चुनाव से भाग गए। इसके अलावा एक और आरोप आप लोगों पे लगते रहे हैं, खास तौर पे जगह-जगह पर जिस तरीके से शराब के ठेके खुलवाए गए हैं, इसको लेकर भी पोल खोल अभियान ज़ोरों पर है। तो क्या आपको लगता है कि मुझे लगता है इससे बचा जा इनसे सकता था? इनसे चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। देखिए, ये सारी दुकानें जो थी वो बीजेपी के लोगों की थी। हुँ, पहले दिल्ली के अंदर 850 दुकानें थी, अब दिल्ली के अंदर 846 दुकानें हैं, 4 दुकानें कम हो गई, ठीक है? तो सच्चाई तो है कि दुकानों की संख्या तो कम हुई, हुँ, रेवेन्यू बढ़ा, हमने रेजिडेंशियल इलाकों से बाहर लाके कर दिया उसको। हुँ। दिक्कत है कि ये सारी दुकानें जो हैं वो एक नेक्सस था पूरा भ्रष्टाचार का, जिसमें सरकार को फ़ायदा नहीं होता था, फ़ायदा बिचौलियों को होता था। हमने वो नेक्सस ख़त्म कर दिया, इसलिए बीजेपी बहुत परेशान है। क्योंकि आप लोगों का एक और वादा था दिल्ली में, दिल्ली की जनता से कि आएँगे सत्ता में तो नौकरियाँ देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। हमने 440 12 लाख नौकरियाँ दी हैं और आपको मैं डेटा दे दूँगा। हमने 12 लाख नौकरियां दिल्ली के अंदर दी है और अगले 5 साल में 20 लाख नई नौकरियों का वादा है हमारा, जिसके ऊपर हमारी टीम काम कर रही है। इस बार का बजट हमने जॉब बजट के रूप में रखा था। इस बार का पूरा बजट हमने जॉब कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर ध्यान रखा था। क्योंकि देखा जाए तो लगातार इसको लेकर आरोप आप लोगों पर लगते रहे हैं, चाहे नहीं, आरोप तो लगते विपक्ष रहेंगे। हो, कांग्रेस हो या फिर देखिए, मुख्य विपक्षी दल। विपक्ष को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए, आरोप तो उनका काम है लगाना। हुँ, लेकिन दिल्ली की जनता से आप जाके पूछिए, दिल्ली की जनता के जो हम कह रहे हैं उसके आप तफ्तीश में जाइए। हम झूठ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसकी तफ्तीश में जाइए। आप क्योंकि एमसीडी के प्रभारी भी हैं, तो ऐसे में आप दिल्ली की जनता को खास तौर पे वो कौन-सी खामियाँ हैं जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, मेन चीज़ जो एमसीडी का सबसे प्रमुख काम है वो है साफ़-सफ़ाई करना। आप सोचिए कि आप घर से बाहर निकले और घर के बाहर आपका कूड़ा पड़ा हुआ है। आपके घर से आपके किचन में कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने को तैयार नहीं है, तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप सबसे पहला काम ये है कि आप ये करिए कि भाई कूड़ा सफाई का, साफ़-सफाई दिल्ली को रखने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण काम है बीजेपी की एमसीडी का, जो वो पूरी तरह से फ़ेल हुए हैं। और इसी के ऊपर हम पूरा चुनाव लड़ रहे थे, जिससे वो भाग गए और चुनाव नहीं हुआ। क्योंकि देखा जाए तो आप लोग पे विपक्षी दल ये भी आरोप लगाते हैं कि दिल्ली की जनता से वादा करके आए, फिर दूसरे राज्यों का रुख कर लिए और इस वजह से दिल्ली की जनता पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये आरोप कहाँ तक सही है? आप बताइए कहाँ सही है? सारी चीज़ें तो कर ही रहे हैं। भाई, सारी पार्टियाँ दूसरे प्रदेशों में लड़ती हैं, हम भी लड़ते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो आपको क्या लगता है बीजेपी भी आखिरकार आम आदमी पार्टी पे बी क्यों एलिगेशन इतना बीजे लगता है? बीजेपी भी हिमाचल का चुनाव लड़ रही है, बीजेपी नहीं लड़ रही है। बीजेपी भी गुजरात का चुनाव लड़ रही है। तो सारे लोग चुनाव तो लड़ते ही, इसमें क्या है? तो आपको क्या लगता है कि जो आपके स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई हुई है, ये हिमाचल चुनाव की वजह से? पूरी तरह से आप देखिए कि 2000 पिछले 8 या 9 साल से ईडी कोशिश कर रही है कुछ-कुछ करने की। सीबीआई ने उन्हें उसी केस में बरी भी कर दिया है कि बोले इसमें कुछ नहीं बचता। तो एक तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है और आप देखिएगा 2-4 दिन में छूट के आ जाएँगे वो। आपको क्या लगता है कि आखिरकार सभी पार्टियां आम आदमी पार्टी को इतना टारगेट क्यों कर रही हैं? उनको खतरा है आम आदमी पार्टी से, आम लोगों से खतरा है, दिल्ली की जनता से खतरा है, वो डरते हैं लोगों से। उनको पता है कि लोग कहीं बिजली पानी की बात करने ना लग जाएँ, कहीं अस्पतालों की बात करने ना लग जाएँ, कहीं स्कूलों की बात करने ना लग जाए, कहीं कि तुम लोगों के ऊपर जो कर्ज़े चढ़े हैं उसकी बात करने ना लग जाए। तो वो डरते हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, ऐसे में उनके लिए कोई संभावना नहीं बचती। इसके अलावा अगर बिजली पानी की बात करें, बिजली के बिलों की अगर बात करें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि लोगों के बिल नहीं आते, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा कि जो लोग चाहें वो स्वेच्छा से
बता सकते हैं, जो बिल देना चाहते हैं वो दें। तो क्या आपको लगता है कि जो वादा आप लोग करके आए थे, यदि ऐसा होता है तो फिर लोगों की नाराज़गी का भी नहीं, सामना करना बहुत पड़ेगा? सारे लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भई हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए हुँ, और कई सारे लोग कहते हैं, तो हमने कहा ठीक है, आप ऑप्शनल कर देते हैं, जिसको लेना है ले, जिसको ना लेना ना ले। ऑप्शनल है, आप लेना चाहें लें, ना लेना चाहें ना लें। तो आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो मुख्य मुद्दों में से एक था, आप हमने लोगों के जनता को एजेंडे में ऑप्शन था। दे दिया, हुँ, जनता तय कर ले। हमने लोगों को ऑप्शन दे दिया। बहुत सारे बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं जी उनको नहीं चाहिए। तो हमने कहा जी ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, हुँ, आप मत लीजिएगा। भई हम तो लोकतंत्र है, हुँ। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, हमने जनता को ऑप्शन दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता आपकी बातों से संतुष्ट होगी? दिल्ली की जनता संतुष्ट है हमारी बातों से। दिल्ली की जनता खुश है, दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से तारीफ़ करती है। आप दिल्ली के किसी भी इलाके में जाएँ, लोग अरविंद केजरीवाल जी से, आम आदमी पार्टी की सरकार से बहुत प्यार करते हैं। अगर राजेंद्र नगर उपचुनाव की बात करें, तो वो 10 कौन-सी चीज़ है जो आप करेंगे? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे लोगों से संपर्क रहे, हुँ, जनसंपर्क बना रहे, लोगों के इश्यूज़ ठीक तरीके से सॉल्व हों, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व हों। यहाँ पे पार्कों का रख-रखाव बहुत अच्छे से हो, पानी हर घर तक पहुँचे, सीवर लाइन का कनेक्शन और बढ़िया से हो, मोहल्ला क्लिनिक और बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए। आपके यूजीआर की जो 2 यूजीआर बनने हैं, उसको जल्दी से काम शुरू करके उसको हुँ। कंप्लीट किया जाए। तो इस तरह के लोग जनता के साथ बैठेंगे और जनता से चर्चा करके, जो भी जनता के काम होंगे, वो सारे काम कराएँगे। और ऐसी कौन-सी वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि क्योंकि यहाँ पे पहले राघव चड्ढा रह चुके हैं, उनके कामकाज को राजेंद्र नगर की जनता बखूबी जानती है। तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि यहाँ की जनता ने पहले राघव को चुना था, वो अब राज्यसभा जा चुके हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-सी वजह होगी जिसके चलते राजेंद्र नगर की जनता दुर्गेश पाठक को पसंद करेगी? देखिए, मैंने इसका जवाब पहले भी दिया कि अ, राघव जी ने बहुत अच्छा काम किया, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और लोगों को ये लगता है कि भई सरकार अरविंद केजरीवाल जी की है और उनका विधायक होगा तो सारे काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से होते चले जाएँगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के दुःख दर्द सुनता हूँ, लोगों के बीच में एक्टिव हूँ और मैं इतना भरोसा सबको देता हूँ कि जो भी काम होंगे, वो सारे काम मैं सीएम साहब से, मंत्री जी से, सबसे मिलके सारे काम कराऊँगा। क्योंकि देखा जाए तो जो अपोजिशन है, खासतौर पे बीजेपी ही मेन अपोजिशन में है, और आप पर तो ये भी आरोप लगता रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार आरोप भाजपा आप लोगों पर लगा रही है, चाहे बिजली पानी हो या फिर स्वास्थ्य को लेकर हो, मोहल्ला क्लिनिक पर लगातार सवाल खड़े किए जाते हैं, इन तमाम चुनौतियों से आप आरोपों को नाकाफ़ी साबित कर पाएँगे? हमने साबित किया है, मतलब बीजेपी भाग गई चुनाव से, एमसीडी चुनाव कराने की उनकी हिम्मत नहीं थी। तो क्या अगर आपको लगता है इसी वजह अगर से अगर एमसीडी का एकीकरण कर दिया गया? अगर वो इतने लायक होते हैं और हमारे अंदर इतनी कमियाँ होती तो चुनाव करा लेते हैं, चुनाव से तो भाग गए वो। तो क्या आपको लगता है कि डर की वजह से एमसीडी का एकीकरण किया गया? बिल्कुल, एकीकरण तो आप 1 साल पहले भी कर सकते थे। एकीकरण 1 दिन पहले करने का क्या मतलब है? वो तो प्योर डर है, चुनाव से भागने का डर है। आप बीजेपी पे बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, हालाँकि उनका ये कहना है कि एक होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे क्या आपको लगता है जैसे कि क्या फ़ायदा हुआ? ये गलत उनका कहना है, विकल्प उनके गलत मैं हैं? जानना चाहता हूँ, क्या फ़ायदा हुआ? आपके मोहल्ले का कूड़ा उठने लग गया? नहीं। सफाई कर्मचारियों को वेतन मिला? नहीं। कर्मचारियों को वेतन मिला? नहीं। क्या एमसीडी के पार्कों का रख-रखाव ठीक हुआ? नहीं। हुआ कुछ नहीं, सिर्फ़ बातें हैं। भ्रष्टाचार हुआ, बढ़ रहा है। लोगों से वसूली शुरू हो गई, और ज़्यादा शुरू हो गई। घर बनाने के रेट जो 50,000 थे, आज 2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम एकीकरण के खिलाफ नहीं हैं। हमारा मानना है कि एकीकरण सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव को टरकाने के लिए किया गया है। चुनाव से भागने के लिए किया गया है। आखिर में एक सवाल, ऐसे कौन से वायदे हैं जो आप उपचुनाव में राजेंद्र नगर की जनता करना चाहेंगे? मैंने ऑलरेडी आपके प्रश्न का जवाब दिया जब आपने कहा था कि 10 क्या मुद्दे हैं जो आप करना चाहेंगे। मेन चीज़ है कि हर घर तक पानी पहुँचे, सीवर का कनेक्शन अच्छे से जुड़े, पार्कों का रख-रखाव बहुत अच्छे से हो, सड़कें और अच्छी बने सारी की सारी और जनता के साथ एक संवाद बना के चला जाए। मोहल्ला क्लिनिक और बनाने की ज़रूरत है, वो बनवाएँगे सरकार के साथ बैठ के। सीसीटीवी कैमरे और भी जिन गलियों में लगने की ज़रूरत है, वहाँ भी अच्छे से लगाएँगे और साथ ही साथ जनता के जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे इश्यूज़ ठीक करेंगे
ये हमारा वादा है सबसे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।